हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने को लेटेस्ट अपडेट है जो बेल आइकन दबाओगे जब आपको मिल जाएगी, जो हम ईएमटी के बढ़िया बढ़िया टॉपिक लाएंगे वो आप देख सकोगे। तो हम बता रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लाप्लास इक्वेशन पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो देखोगे। तो अपने पास जो लाप्लास इक्वेशन होगी, ये टॉपिक रहता है आईआईटी जैम जेस्ट टीआईएफआर में। ओके, तो हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी इसको पढ़ने के लिए वो देखोगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन इन पैरेलल and perpendicular system and perpendicular system। दूसरी चीज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। दो चीज़ों की आपके पास ज़रूरत पड़ेगी, बाउंड्री कंडीशन इन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर सिस्टम। दूसरी चीज़ आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको ज़रूरत पड़ेगी? 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम इन जनरल आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई और जेड में रहता है। और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा आपको ज़रूरत पड़ेगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है आर थीटा फाई में, ये होता है एस फाई और जेड में। ठीक है, इसका मोटा मोटा इसका यूज़ क्या होता है वो हम एक बार सीख लेते हैं। किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, किसी प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, तो आप पॉइजन इक्वेशन लगाओगे, पॉइजन इक्वेशन। बट चार्ज फ्री स्पेस दे रखा हो, चार्ज फ्री स्पेस, तो आप लाप्लास इक्वेशन का यूज़ करोगे। लाप्लास इक्वेशन का यूज़ करोगे। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन का यूज़ करोगे। तो हम एक बात तो सीख चुके कि जो आपका फ्री चार्ज होगा, चार्ज फ्री स्पेस होगा जब हम लाप्लास इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, परंतु इसका मेनली यूज़ क्या होता है? वो होता है आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी और कैपेसिटेंस, डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो आप अगर किसी बाउंड्री पे दे रखी है, चाहे वो पैरेलल बाउंड्री हो चाहे वो परपेंडिकुलर बाउंड्री हो, और कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, जो मेनली कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, और आपके पास बाउंड्री कंडीशन दे रखी है इन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर सिस्टम पर। ठीक है, और आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है या फिर चार्ज फ्री स्पेस दे रखा है। ठीक है, तो हम नॉर्मली पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा और कैपेसिटेंस, ऐसी जो चीज़ें हैं, ईटीसी आप लगा सकते हो, ऐसी चीज़ें हम
नॉर्मली निकाल नहीं सकते, इसके लिए हम लाप्लास इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे। लाप्लास इक्वेशन का यूज़ करने के लिए चार्ज फ्री स्पेस होना चाहिए और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो आप पॉइजन इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट लाप्लास इक्वेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं उठाया हूँ, IIT JEM में बहुत अच्छे सवाल आते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसका मेनली यूज़ क्या होता है। जैसे आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो किस प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का गिवन हो, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, जिससे आप किसका यूज़ करोगे, पॉइजन इक्वेशन लगा सकोगे। इससे क्या लगा सकोगे, पॉइजन इक्वेशन लगा सकोगे। ओके, अगर चार्ज फ्री स्पेस हो, चार्ज फ्री स्पेस हो तो आप लाप्लास इक्वेशन लगा सकोगे, लाप्लास इक्वेशन लगा सकोगे। और दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी इसमें, मैं फिर से बता रहा हूँ, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब लाप्लास इक्वेशन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं। तो आपके पास जो लाप्लास इक्वेशन रहती है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो देखोगे तो इससे पहले अपन एक डाइवर्जेंस ऑफ ई का फॉर्मूला है वो देखते हैं, क्या होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम क्यों लाप्लास इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लाप्लास इक्वेशन बनाता हूँ, फिर उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डाइवर्जेंस ऑफ ई, ठीक है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सबसे पहले मैं जो ई होगा आपके पास उसकी वैल्यू क्या होगी, ई वेक्टर होगा वो माइनस ग्रेडियंट इनटू पोटेंशियल, ये आपके पास होगा। ठीक है, जो भी इसकी डायरेक्शन होगी, मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसकी डायरेक्शन में आर कैप कह दीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हो तो आप एक स्पेयर ले आओ, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हो तो ये आपकी रेडियस हो गई, इसकी डायरेक्शन में आर कैप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, मैंने इसलिए आर कैप यहाँ पर यूज़ ले लिया। ओके, नेक्स्ट पढ़ें तो ये आपके पास हो गया, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में मत लिखिए, नॉर्मल मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको भी वेक्टर फॉर्म में मत लिखिए। ठीक है, तो अब ई को यहाँ पुट अप कीजिए, तो डेल डॉट माइनस डेल्टा वी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब डेल्टा स्क्वायर वी और ये माइनस इस तरफ चला जाएगा, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो ये इक्वेशन आई है आपके पास, पॉइजन इक्वेशन आई है, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, हेयर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, then we have to we can zero we can take rho equal to 0, then equation is तो जो इक्वेशन होगी मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा कि रो आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। अगर मैं रो को जीरो कर लूँ, रो को यहाँ पर जीरो कर दूँ, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी रो स्क्वायर अपॉन वी इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 4। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज लाप्लास इक्वेशन, ओके। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई? लाप्लास इक्वेशन आ गई। अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 दे रखा है तो ये इक्वेशन यूज़ ले लोगे, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ दे रखा है तो आप ये इक्वेशन यूज़ ले लोगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या रोल है वो देखते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए। यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या रोल है वो देख लोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या रोल है वो देखोगे। अब नोट कर लिया तो मिटाऊं मैं यहाँ पर। कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या रोल है वो देखना। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पर क्या रोल है। तो मैंने दो इक्वेशन पढ़ी, डेल स्क्वायर वी बराबर माइनस रो अपॉन अपसाइलन नोट। फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये पढ़ी और सेकंड इक्वेशन आपके सामने मैंने ये पढ़ी, ठीक है। ये आपके पास 3 नंबर इक्वेशन थी। बाय द वे मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 नंबर दे देता हूँ। ये अपन ने इक्वेशन पढ़ी, ये गलत लिख दिया यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये लाप्लास है, इतना पार्ट लाप्लास है। तो लाप्लास को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से यूज़ करेंगे? सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम। 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको स्टडी करते हैं। तो डेल्टा स्क्वायर वी को क्या लिखेंगे? डेल्टा वी, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे? डेल्टा वी को क्या लिखते हैं? तो मैं एक साइड में लिख के बता देता हूँ डेल्टा वी को क्या लिखते हैं। तो डेल्टा वी को लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के कैप, ओके। इसका डाइवर्जेंस ले लीजिए। तो आपके पास क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, दोबारा डाइवर्जेंस ले लिया तो जो आपके पास डाइवर्जेंस लोगे आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई होगा, आई कैप के साथ में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा और 1 बन जाएगा। आई कैप डॉट आई कैप 1 बन जाएगा। डेल्टा स्क्वायर वाई अपॉन डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा स्क्वायर वाई, ये 1 बन जाएगा, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा स्क्वायर के साथ में 1 मल्टीप्लाई होगा। तो ये इक्वेशन आपके पास रेडी हो जाएगी। तो डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। ये आपका जो लाप्लास है, इसको 3 नंबर इक्वेशन दे देता हूँ। जो लाप्लास है आपका किस में आ गया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट जो अपने पास बाउंड्री कंडीशन है और कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी पढ़ेंगे,
परंतु इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको पहले ले लेते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो पढ़ रहे हैं तो ये अपने पास क्या आ गया, लाप्लास आ गया, ठीक है। परंतु इसका जो सॉल्यूशन करेंगे अपन, जो सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो एक्स डायरेक्शन में हो गया, ये वाई डायरेक्शन में हो गया, ये जेड डायरेक्शन में हो गया। तो सॉल्यूशन तीनों डायरेक्शन में नहीं आ पाएगा, एक्स डायरेक्शन में भी नहीं आ पाएगा, वाई डायरेक्शन में नहीं आ पाएगा, आ तो जाएगा परंतु वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इजी नहीं होगा सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो हम एक डायरेक्शन में मानकर चलते हैं कि एक डायरेक्शन में सॉल्यूशन होगा, बाकी दो डायरेक्शन में जो सॉल्यूशन है वो नहीं होगा, ठीक है। जो बाकी दो कोऑर्डिनेट है उसमें वाई और जेड में कोऑर्डिनेट है उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस बात को लिख के चलते हैं, वी कैन टेक वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। बिकॉज लिखोगे, बिकॉज वी कैन टेक डेल्टा स्क्वायर वी एक्स का फंक्शन है ओनली, ठीक है। वी कैन टेक डेल्टा स्क्वायर वी, ये जो एक्स का फंक्शन है वाई और जेड का फंक्शन नहीं है, देन फंक्शन ऑफ वी वाई और जेड क्या हो जाएगा, विल बी जीरो, विल बी जीरो। आवर सॉल्यूशन, then our solution is very easy, then our solution will be very easy, ओके। इसको अपन ने जीरो कर दिया है, दोनों कंपोनेंट को जीरो कर दिया है, तो जो अपना फंक्शन होगा केवल एक्स डायरेक्शन में होगा ओनली, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में होगा केवल, और वाई जेड का कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, देन आवर सॉल्यूशन इज़ वेरी इजी, अपना सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। तो डेल्टा स्क्वायर वी एक्स कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4, नोट कर लीजिए इतना। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, इसका सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, नोट कर लीजिए। तो यहीं कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन। ये एक्स का फंक्शन है तो टोटल एक्स का फंक्शन हो गया, इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया अपने पास। तो इसको एक बार इंटीग्रल बोथ साइड कर दीजिए, इंटीग्रल बोथ साइड कर दीजिए, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू C1, ठीक है। दोबारा इंटीग्रल कर दीजिए, मैं ऊपर वाला मिटो के कर देता हूँ, दोबारा इंटीग्रल कर दीजिए, दोबारा इंटीग्रल करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू C1 था, तो इसका दोबारा इंटीग्रल बोथ साइड लिखूँगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू C1x प्लस C2, ठीक है। इतना इंटीग्रल तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, 5 नंबर इक्वेशन आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इतना, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अगर इसको एक तरीका और समझ लीजिए फिर आगे दिक्कत ना हो, एक तरीका और समझ लीजिए फिर आगे आपको दिक्कत ना हो, तो वो तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
जो आपका तरीका है वो समझ लीजिए। अगर मैं कह दूं x इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन v बराबर सी एफ। अगर मैं कह दूं डेल्टा स्क्वायर v y इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सी वाई अपॉन सी टू। ठीक है। अगर मैं कह दूं z इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा अपने पास, z प्लस सी टू। ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ये अगर x 0 है तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, y 0, y का कोऑर्डिनेट 0 है वो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, z का कोऑर्डिनेट 0 है तो ये सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। नेक्स्ट अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेल स्क्वायर वी कैसे लिखेंगे वो देखोगे, 1/r²। ठीक है, डेल्टा अपॉन डेल्टा r² डेल्टा v अपॉन डेल्टा r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल्टा v डेल्टा, दिखेगा नहीं ऐसे तो, 1/r² साइन थीटा डेल्टा थीटा अपॉन डेल थीटा। ठीक है, साइन थीटा dv अपॉन डी थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल फाई और v का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यही होगा 1/r² डेल ओवर डेल r² डेल अपॉन डेल r 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल v अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल v डेल फाई इक्वल टू 0। ये आपके पास डेल्टा v हो गया। इसको सिखा देंगे कैसे आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, परंतु अभी डायरेक्ट याद कर सकते हो आप इसको। ठीक है, एकदम इजी वे में है। अब इसको हम क्या माने, ठीक है, अब हम इसको क्या माने, तो सबसे पहले हम ये फंक्शन किस किस का है, वी आर थीटा और फाई का ये फंक्शन है इक्वल टू 0। ठीक है, जो लाप्लास इक्वेशन है आर थीटा फाई का है, परंतु सॉल्यूशन अपना जो सॉल्यूशन होगा अपना केवल और केवल किस में होगा, डेल्टा स्क्वायर वी आर इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि कारण भी लिख सकते हैं, बिकॉज डेल्टा स्क्वायर वी थीटा और फाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा बिकॉज, क्यों होगा, जो कैलकुलेशन होगी बहुत इजी होगी। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी सीख चुके हैं कि अपने कैलकुलेशन है बड़ी इजी होगी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज ले लेते हैं। ठीक है, इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 के बराबर लिख देते हैं, इनको वैसे 0 कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, r किसके बराबर हो जाएगा, 1/r² डेल ओवर डेल r² डेल v अपॉन डेल r इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने वैसे 0 कर दिया, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, और ये समझने के लिए इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर एक बार इसका भी कर लेंगे, एक बार इसका भी सॉल्यूशन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो ये 1/r² तो 0 में चला गया, डेल ओवर डेल r² डेल v अपॉन डेल r इक्वल टू 0। एक बार इंटीग्रल किया, इंटीग्रल बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रल बोथ साइड कर दिया, तो आपके पास क्या आया, r² डेल्टा v अपॉन डेल्टा r इक्वल टू k1। अब कॉन्स्टेंट भी बदल देते हैं, वहाँ पर c1 और c2 लिए थे, यहाँ पर k1 ले लेते हैं। ठीक है, k1 और k2
यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये नीचे चला जाएगा, इसमें आगे इसको सॉल्व करें तो आगे ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर बराबर K1, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर बराबर K1 अपॉन आर स्क्वायर, और एक बार इंटीग्रल दोबारा कर देते हैं, इंटीग्रल बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रल कर दिया तो आपके पास डेल्टा वी का इंटीग्रल, इसको डी लिख देंगे जब इंटीग्रल होगा, डी वी अपॉन K1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल, और कांस्टेंट K2, ठीक है। तो K1 अपॉन माइनस आर प्लस K2, ये आपके पास V आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर कितनी है? इसको 3 कही थी, इसको 4 कह दीजिए, नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। अब ये वाला कोऑर्डिनेट जीरो करके देखते हैं कौन सी आपके पास वैल्यू आती है पोटेंशियल की कौन सी वैल्यू आती है वो देखते हैं, ठीक है। आप इतना नोट कीजिए। ठीक है, आप इतना नोट कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसको जीरो करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको जीरो करके देख लेते हैं क्या आता है। तो इसको जीरो करते हैं तो देखिएगा डेल्टा स्क्वायर वी, जो आपके पास फंक्शन आएगा वो देखिएगा, डेल्टा स्क्वायर वी, ये थीटा का फंक्शन हुआ। तो ये मैं एक सवाल कराऊंगा तो उसमें भी ये काम आएगा, ठीक है। तो इसको मैं जीरो करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल्टा थीटा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू ज़ीरो। ये सब जीरो में चला गया, तो 1 अपॉन डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल्टा थीटा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब एक बार डिफ्रेंशिएशन करा तो यह आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन K1, और डेल वी अपॉन डेल्टा थीटा बराबर यह हो जाएगा कोसेक थीटा K1, और V इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसेक थीटा डी थीटा K1 प्लस K2। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, वो आपके पास शायद ln में आ जाएगा, ln कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कुछ इस तरीके से आता है ln में, ठीक है। वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ओके। इसका आप ln में आ जाएगी इसकी वैल्यू जब आपका इंटीग्रल करोगे इसका, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। इसको जीरो कर दीजिए तो आपके पास नेक्स्ट करते हैं। इसको जीरो करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा फाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा फाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इस सारा जीरो चला जाएगा, तो वी बराबर K1 फाई K2, ये आपके पास आ जाएगा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं। देखिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इजी है, ये कुछ भी नहीं है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिएगा क्या है, एक सवाल भी देखेंगे उसके बाद में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है।
देखिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो इसको डेल्टा स्क्वायर वी, ये होगा एस फाई और जेड में, वी होगा 1/s डेल्टा अपॉन डेल्टा एस डेल वी अपॉन डेल एस प्लस 1/s स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस आपके पास कौन सी चीज़ हो जाएगी, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लास, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, आप प्रत्येक को 0 कर सकते हो। पहले मैं इस कोऑर्डिनेट को 0 करता हूँ, डेल्टा स्क्वायर वी एस को 0 के बराबर लिखता हूँ, तो ये आपके पास 1/s डेल ओवर डेल एस डेल वी अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू 0। ये एस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास एस होगा, यहाँ पर भी आपके पास एस होगा, यहाँ पर भी एस होगा। तो एस 0 में चला गया, आपके पास डेल्टा और डेल्टा, ये डिस्टेंस है, रेडियस भी मान सकते हो, मैं बता दूंगा ये क्या चीज़ है। एस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल कर दीजिए बोथ साइड, इंटीग्रल बोथ साइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एस डेल एस अपॉन डेल एस अपॉन ए, कोऑर्डिनेट आप ए ले लीजिए, डेल वी अपॉन डेल एस, ये ए हो जाएगा कांस्टेंट। फिर इस दोबारा डेरिवेटिव करोगे ए अपॉन एस, तो इंटीग्रल कर दीजिए दोबारा, इंटीग्रल बोथ साइड, इंटीग्रल बोथ साइड, आप इंटीग्रल बोथ साइड करोगे तो v 1/s ds का इंटीग्रल और b, ये तो ln में आ जाएगा, a ln s b। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास कौन सी आ गई, ये फर्स्ट मानोगे तो ये आपके पास सेकंड आ गई। ओके, नोट कर लीजिए इतना। और इसमें ये 1/s स्क्वायर 0 में चला जाएगा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ही आ जाएगा, k1 फाई प्लस k2, पिछले बार भी किया है, ये भी ऐसे ही आ जाएगा k1 जेड k2। ठीक है, अब एस फाई जेड क्या है थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, एस फाई जेड क्या है थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखिएगा एस फाई जेड क्या है थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। एस फाई जेड क्या है थोड़ा सा समझा देता हूँ, पॉज कर कर नोट कर लीजिएगा, कुछ भी बच जाए तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके पास, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास, जो आपका क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आएगा। बाउंड्री कंडीशन जो आपको गिवन है वो लिख देता हूँ, v बराबर 0 एट r बराबर RA, v बराबर V0 एट r बराबर RB। ठीक, ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन है, रो आपको 0 दे रखा है, यानी लाप्लास इक्वेशन हो गई आपके पास। ठीक है, और नेक्स्ट आपको चीज़ दे रखी है, आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ए सिग्मा बी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और सिग्मा ए सिग्मा बी निकालना है, यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है और एंड सिग्मा बी। ठीक है, थर्ड है फोर्थ है कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, और फिफ्थ है आपको क्यू ए एंड क्यू बी, कितना आपके पास चार्ज है, इस कंडक्टर ए पर कितना चार्ज है और कंडक्टर बी पर कितना चार्ज है, ये निकालना है। पांचों चीज़ निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। विदाउट बाउंड्री कंडीशन ये सवाल होंगे नहीं, तो बाउंड्री कंडीशन होना चाहिए, एक अपने पास गिवन होना चाहिए, रो जीरो है या रो जीरो नहीं है, या फिर रो का कोई भी रिलेशन है। जैसे आपको कोई रो का रिलेशन दे दे कुछ इस तरीके से, रो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है, जहाँ चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है इतनी, के आर की क्यूब, ये आपका रिलेशन है। तो आपका जो रो वेरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लाप्लास लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, परंतु यहाँ पर रो जीरो है तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, परंतु जीरो नहीं हो कोई तो आपको वेरिएशन देगा, आपको रो का कोई वेरिएशन देगा, तो उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करके क्वेश्चन को हल करना है। डेरिवेटिव इंटीग्रल जो भी है आपके पास करके क्वेश्चन को हल करना है। तो नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन को हल कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है और ये पांचों चीज़ पूछी है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके सोल्व कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ वीडियो चल रहा है अपना। ठीक है, तो मैं एक एक करके चीज़ सारी सोल्व कर देता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले पोटेंशियल। ठीक है, मैं मिटाता हूँ अगर नोट कर लिया हो तो। सबसे पहले मैं पोटेंशियल निकालता हूँ। तो सबसे पहले मुझे गिवन है कि ये स्पेरिकल सिमेट्री दे रखी है। हेयर सबसे पहले मैं लिखूँगा, हेयर गिवन स्पेरिकल सिमेट्री। जो आपके पास स्पेरिकल सिमेट्री दे रखी है तो आपके पास जो लाप्लास लगेगा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का लगेगा। ठीक है, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर लाप्लास लगाएं तो आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो लाप्लास होगा ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, एक बार पूरा लिख लोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, 1/r² साइन थीटा d/d थीटा साइन थीटा dv/d थीटा प्लस डेल्टा v/डेल्टा फाई स्क्वायर 1/sin² साइन की स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो अपन जो स्पेरिकल सिमेट्री दे रखी है, सबसे पहले मुझे गिवन है कि स्पेरिकल सिमेट्री दे रखी है। दूसरी चीज़ मुझे गिवन है केवल रेडियस दे रखी है, कोई एंगल वगैरह नहीं दे रखा है, तो केवल रेडियस के लिए स्पेरिकल सिमेट्री दे रखी है। तो ये चीज़ आपके पास हो जाएगी, केवल जो आपके पास बचेगी r=0, केवल यही चीज़ होगी। तो जो इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे तो 1/r² del/del r² del v/del r इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको 0 पे ले जाएं तो आपके पास क्या बचेगा, del/del r r² del v/del r इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा ये आपके पास 0 में चला जाएगा, तो ये r² डेल्टा v/डेल्टा r इक्वल टू c1 k1 लिख दीजिए, अपन k1 लिख के आए हैं। तो 1 इंटीग्रल दोबारा करोगे तो k1/r, दोबारा इंटीग्रल करोगे तो ये सीख चुके हैं, k1 डेल्टा r का इंटीग्रल प्लस k2, तो 1/r² भी है, तो आपके पास जो इंटीग्रल होगा v इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका भी इस तरफ इंटीग्रल होगा तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, k1/r माइनस का प्लस k2। ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी स्पेरिकल सिमेट्री के लिए। ठीक है, इस इक्वेशन को हम
अप्लाई करेंगे पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है। और ये बाउंड्री कंडीशन अपने को गिवन है, तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को अप्लाई, तो देखिएगा, अब इसको सिमेट्री दे रखी है, तो अपन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं। आपके पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी K1/R प्लस K2, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन पहली वाली लगाते हैं, V बराबर 0, इस पे 0 यानी ये ग्राउंडेड है, और इसकी रेडियस कितनी है R, जो इसकी रेडियस है पहले वाले कंडक्टर की रेडियस है वो RA है, ठीक है। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं, V बराबर 0 है तो 0 इक्वल टू, बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट लिख सकते हो आप, बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, अप्लाई कर रहे हो तो ये 0, K1/R, R की जगह RA प्लस K2, तो आपके पास जो K2 की वैल्यू आ जाएगी इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो आपके पास K1/RA इक्वल टू K2, तो K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, RA K2, ये आपके पास K1 की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मुझे पहली प्राथमिकता क्या होगी, पहली चीज़ क्या होगी मेरे लिए कि मैं K1 और K2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं, जब मेरे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो इसमें रूपांतरित होगी, इसमें ट्रांसफॉर्मेट होगी, इसमें ट्रांसफॉर्मेट होगी, जो आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखी है उसमें ट्रांसफॉर्मेट होगी। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्फेरिकल सिमेट्री की, जो किस में ट्रांसफॉर्मेट हो जाएगी, बाउंड्री कंडीशन है जो अपने को गिवन है उसमें ट्रांसफॉर्मेट हो जाएगी। तो आपके पास जो K1 है वो निकाल लिया, परंतु ये कोई इक्वेशन है K1 K2 इसमें भी अननोन है, तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाने का प्रयास करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन 2, बाउंड्री कंडीशन सेकंड, इसको अप्लाई करते हैं। तो आपके पास जो V की जगह क्या आ जाएगा, V0 इक्वल टू माइनस K1/RB, क्योंकि रेडियस कितनी हो जाएगी RB, ठीक है, जो दूसरे कंडक्टर की रेडियस है वो RB हो जाएगी, प्लस K2, तो K1/RB इक्वल टू K2, ये तो नहीं हो जाएगी, वो V0 भी तो है अपने पास, ठीक है। तो V0 बराबर क्या आ जाएगा, K1/RB प्लस K2। इसका थोड़ा सॉल्यूशन कर दीजिए। सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि K1 आपको गिवन है, K1 आपको गिवन है, तो इस K1 की जगह ये वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों ही इक्वेशन की किस में आ जाएगी, K2 में आ जाएगी। तो देखिएगा दोनों इक्वेशन किस में आ जाएगी, K2 में आ जाएगी। तो देखिएगा, तो V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1 की जगह मैं RA K2 पुटअप कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन, इसको 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो अपॉन कितना आ जाएगा, RB प्लस K2, तो V0 बराबर K2 कॉमन ले लीजिए, ये माइनस का है ये मत भूलिए, ये माइनस का है ये मत भूलिए, RA/RB प्लस 1, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा, V0 इक्वल टू K2 माइनस RA प्लस RB/RB, ये RB इस तरफ चला जाएगा और ये पार्ट नीचे आ जाएगा, तो V0/RB माइनस RA, और RB वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू K2। ये आपके पास K2 की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इतना, K2 की वैल्यू आ गई। अब K1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम ला देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 से ला देंगे। तो कैसे लाते हैं आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। इक्वेशन फर्स्ट से हम ला देंगे, K2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से ला देंगे। तो देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से कैसे लाते हैं। तो K1 की वैल्यू लानी है, तो RA मल्टीप्लाई K2 की सारी वैल्यू इतनी है तो वो लिख दीजिए,
वी नोट आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। ये जितनी भी वैल्यू है अपने पास, ये जितनी भी वैल्यू है ये अपने पास किसकी है, K2 की वैल्यू है। ओके, जितनी वैल्यू है अपने पास किसकी वैल्यू है, K2 की वैल्यू है। ओके, वी नोट आर बी, वी नोट आर बी, आर बी माइनस आर ए, ठीक है, ये K2 की वैल्यू है। K1 और K2 की वैल्यू आ गई अपने, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम K1 और K2 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। जो क्या थी अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन, K1 अपॉन आर प्लस K2 बराबर V, ये पुटअप कर दीजिए। मैं साइड में कहीं पुटअप कर देता हूँ, ऊपर ऊपर मैं कहीं पुटअप कर देता हूँ, देखिएगा। तो v इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, नीचे तो आर है ही, नीचे तो ये आर है ही, इसको तो कोई चेंज करेंगे नहीं, 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई K1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ आर ए वी नोट आर बी, आर ए वी नोट आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। ओके, प्लस K2 की वैल्यू मैं पुटअप कर रहा हूँ वी नोट आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू ये आ गई कि वी नोट आर बी अपॉन आर ए, और ये वी नोट आर बी माइनस आर ए। ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, ये आपके पास पोटेंशियल आ चुका है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये आपके पास पोटेंशियल आ चुका है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही लोगे, कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वेक्टर में ले लेते हैं माइनस ग्रेडियंट वी आर वेक्टर, ठीक है। क्योंकि अपने पास जो स्पेरिकल सिमेट्री है उसमें भी रेडियस सिमेट्रिक है, क्योंकि रेडियस ही गिवन है, कोई एंगल गिवन नहीं है। तो जो आपके पास यूनिट वेक्टर होगा, ये आपके पास स्पेयर है तो यूनिट वेक्टर होगा जिसके अलोंग हम चल रहे हैं, आर के अलोंग चल रहे हैं, तो उसके अलोंग ही आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तीसरी चीज़ अपने पास है सिग्मा ए सिग्मा बी, सिग्मा ए और सिग्मा बी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे वो देखोगे, सिग्मा ए और सिग्मा बी को कैसे निकालोगे वो देखोगे, ठीक है। इसमें अब बाउंड्री कंडीशन यूज़ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिग्मा ए निकालता हूँ, क्या है आपके पास सिग्मा ए, देख रहा हूँ वीडियो चल रही है क्या आपकी, तो सबसे पहले सिग्मा ए निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखोगे सिग्मा ए कैसे निकालता हूँ मैं, तो यूज़ कंबाइंड फॉर्मेट combined format of parallel and perpendicular boundary condition, ठीक है। यूज़ कॉम्बाइंड फॉर्मेट, ठीक है। तो क्या होगा कंबाइंड फॉर्मेट, अगर मैं सिग्मा ए निकाल रहा हूँ तो उसके लिए बाउंड्री कंडीशन देखोगे कैसे निकाल रहा हूँ, अबो आर बराबर आर ए माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, बिलो आर बराबर आर बी इक्वल टू माइनस सिग्मा ए अपॉन अपसाइलन नॉट।
ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन होगी। पैरेलल और परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन को मिक्स कर दिया जाए तो आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन आएगी वो ही आ जाएगी। अगर हम रेडियस आर ए बराबर आर ए पे निकाल रहे हैं, सिग्मा ए निकाल रहे हैं, तो रेडियस किसकी यूज़ लेंगे? जो कंडक्टर फर्स्ट की है वही हम रेडियस यूज़ लेंगे, क्योंकि वहीं अपन को क्या निकालना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मेट निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें निकालनी है। तो ठीक है, तो यहाँ आर ए लिखोगे, गलत लिख दिया, आर ए लिखोगे, ठीक है। तो सिग्मा ए अपॉन अपसाइला नॉट माइनस सिग्मा ए अपॉन अपसाइला नॉट। ओके, तो सबसे पहले हम यूज़ लेते हैं, ये आपके पास पोटेंशियल गिवन है ही, तो हम सबसे पहले आपके पास कंडक्टर ए है, उसको मैं बात करता हूँ आर बराबर आर ए। तो इसके ऊपर वाला पार्ट तो अबो हो गया और इसके बिलो वाला पार्ट ये बिलो हो गया। एज ए कंडक्टर है तो यहाँ पर जो आपका एज ए कंडक्टर है तो पोटेंशियल का जो वेरिएशन है रेडियस के रिस्पेक्ट में वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बिलो वाला पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा? इसमें जीरो हो जाएगा। बिलो वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसमें आपका जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका जो पोटेंशियल का वेरिएशन है वो लेयर है, ये तो बाउंड्री हो गई आपकी, क्या हो गई? ये बाउंड्री, ये आपके पास क्या हो गई? बाउंड्री हो गई। तो बाउंड्री के नीचे वाला पार्ट, बिलो वाला पार्ट, जो कि इसमें जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का वेरिएशन क्या होगा? यहाँ पर होगा नहीं, तो इसमें जीरो हो जाएगा। तो केवल अबो वाला पार्ट इसमें यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें अबो वाला पार्ट आएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर अबो, और आर बराबर आर ए, ये पार्ट जीरो हो गया, तो ये आपके पास माइनस सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो। तो आर के रेस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव लूँ इसका, तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर करूँ और आर की जगह आर ए लिखूँ, तो इसका डेरिवेटिव लूँ मैं माइनस आर स्क्वायर, वन अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, माइनस पहले से ही है बार, ठीक है, आर ए आर बी वी नोट अपॉन आर बी माइनस आर ए, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं आर ए बराबर आर ए पे निकालूं तो क्या आ जाएगा? ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये आपके पास पॉजिटिव आ गई, वन अपॉन आर स्क्वायर। ए लिख दूं क्योंकि आर ए की जगह क्या लिखना है? आर की जगह क्या लिखना है? आर ए, तो आर ए वी नोट आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। ओके, अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये इसमें आर है ही नहीं, केवल इसमें आर है जो वेरिएबल है, जो आर वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो आर ए कट जाएगा, वी नोट आर बी अपॉन आर ए, जो आर ए एक नीचे बच जाएगा वो होगा आर बी माइनस आर ए, ये आपके पास बच जाएगा। ओके, इसको यहाँ पुटअप कर दीजिए, मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो इसको तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को अब, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा और यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखोगे ये वैल्यू जो भी वैल्यू है इसको मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ, तो यहाँ पुटअप करता हूँ तो आपके पास क्या वैल्यू आती है? आर ए वी नोट आर बी माइनस आर ए, ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। एक आर ए से ऊपर एक आर ए कट गया तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, वन अपॉन आर ए और वी नोट आर बी माइनस आर ए, ठीक है, बराबर माइनस सिग्मा ए अपसाइला नोट, माइनस और अपसाइला इस तरफ चला जाएगा तो वी नोट आर बी माइनस आर ए, ये माइनस का अपसाइला ऊपर चला जाएगा, सिग्मा ए आपके पास आ जाएगा, ये फिनोमिना आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट चलेंगे तो सिग्मा बी निकालेंगे, तो डायरेक्ट निकाल लूँ। सिग्मा बी कैसे निकालोगे तो थोड़ा देखोगे, सिग्मा बी का
फॉर्मेट कैसे निकालोगे, तो सिग्मा बी कैसे निकालोगे, ये आपके पास कंडक्टर था, ये एक नीचे वाला कंडक्टर था, ये तो ग्राउंडेड था, और ये इसकी रेडियस आर बी थी, इसकी रेडियस आर ए थी, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला तो अबो वाला पार्ट हो गया और इस वाला बिलो वाला पार्ट हो गया। और अब क्या होगा कि बिलो वाले पार्ट में जो पोटेंशियल अपन निकाल रहे हैं, जिसमें आर बी बड़ा होना चाहिए और आर ए छोटा होना चाहिए, आर और आर बी, इस रीजन में हम पोटेंशियल निकाल, तो इस रीजन में हमने पोटेंशियल निकाल लिया। परंतु अबो वाला पार्ट तो ये हो गया, बहुत बाहर हो गया, यानी इनफाइनाइट वाला पार्ट हो गया, और बिलो वाले पार्ट में चार्ज है, यानी बिलो वाले पार्ट में, बिलो वाला पार्ट है ये आपके पास, बिलो वाला पार्ट है, इसमें चार्ज है नहीं, बट इसमें पोटेंशियल अपन निकाल चुके हैं। तो इस पार्ट में हम बिलो वाले पार्ट में इस बार क्या होगा कि सिग्मा बी बिलो वाले पार्ट में आ गया, क्योंकि अबो वाले पार्ट में कुछ है नहीं, तो ये इनफाइनाइट हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। बिलो वाले पार्ट में हम कंसिडर कर सकते हैं कुछ है जिसमें पोटेंशियल हो सकता है, तो पोटेंशियल बिलो वाले पार्ट में निकालेंगे, तो बिलो किस में हो जाएगा, आर ए से सारी चीज़ें आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध होगी वो इस रीजन में ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सिग्मा बी कैसे निकालोगे, तो सिग्मा बी का जो सिग्मा बी निकालोगे तो इसमें आपका कौन सा जीरो हो जाएगा, अबो वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अबो वाला तो इनफाइनाइट हो गया ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये बस ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये वाली जब वैल्यू आएगी आपके पास तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर आपको इसको सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी तो मैं बता देता हूँ। यहाँ तो माइनस आया है, वी नोट आर ए, ये सीट चेंज हो जाएगी आर ए और आर बी की, अपसाइलन नोट आर बी माइनस आर ए, ठीक है, सिग्मा बी, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटेंस की, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट कैपेसिटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V बराबर C, तो डायरेक्ट वैल्यू रखकर आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखकर आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। Q चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ये गिवन है, वो पुटअप कर दोगे तो कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगा। एक बार रुकना, ठीक है, इस तरीके से आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा, ओके। ये इस तरीके से अपन ने ये 4 क्वेश्चन हैं वो किए डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। इस तरीके से अपन ने 4 क्वेश्चन को किए। एक सबसे पहले अपन ने पोटेंशियल निकाला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखी, उसके बाद कैपेसिटेंस देखा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कंडक्टर ए पे देखी और सरफेस चार्ज डेंसिटी कंडक्टर बी पे देखी, फिर अपन ने कैपेसिटेंस देखा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लास इक्वेशन लगाएंगे, और भी सवाल अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और भी सवाल हम देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हो वीडियो को तो कंप्लीट देखें और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को सर्कुलेट करें, जिससे सब लोगों को वीडियो पहुंच सके और सबको फ़ायदा हो सके। और ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।